नमस्ते। थर्ड आई में आपका स्वागत है। आज एक विशेष महत्व की बैठक चेन्नई में हो रही है, खास करके केवल भारत की राजनीति नहीं, विपक्ष की राजनीति के हिसाब से भी। एम.के. स्टालिन साहब जो हैं, जो चीफ मिनिस्टर हैं तमिलनाडु के, वो उन्होंने लॉन्च किया है ऑल इंडिया फेडरेशन फॉर सोशल जस्टिस। और इसका लक्ष्य यह है, जो कथित लक्ष्य जो कहा जा रहा है, टू अचीव प्रिंसिपल्स ऑफ फेडरलिज्म एंड सोशल जस्टिस ऑफ एट नेशनल लेवल। तो राष्ट्रीय स्तर पे सोशल जस्टिस की बात और फेडरलिज्म की बात, क्योंकि ये दोनों चीजें ऐसी हैं जो किसी भी स्टेट के चीफ मिनिस्टर को तंग कर रही हैं। इसको मैं आगे बढ़ूं इससे पहले दो आपको छोटी छोटी चीजें आपको स्टालिन साहब के बारे में बता दूं। एक तो स्टालिन साहब को ही जनरली माना जाता है क्योंकि इनके जो पिताजी थे वो बहुत लंबे समय तक रहे पद पे, और करुणानिधि साहब के बाद ये जब आए हैं तो लोगों को लगता है कि बहुत यंग हुई है। इनकी उम्र भी 70 साल है। और एक और चीज मैं इनके बारे में बता दूं भाई, ये इनके पास ये 1953 बॉर्न है। 73 में इन्होंने हिस्ट्री में डिग्री हासिल की थी प्रेसिडेंसी कॉलेज से। वो डिग्री अवेलेबल है, वहाँ की प्रेसिडेंसी कॉलेज के रिकॉर्ड में भी अवेलेबल है। कोई मांगे तो ये भी दिखा सकते हैं। तो उनकी डिग्री में कोई झोल नहीं है। जैसे आजकल हो रहा है ना, कि आजकल ये भी एक हो रहा है कि भाई डिग्री ही दिखाने में लोग गुस्सा हो जा रहे हैं, मुकदमा कर दे रहे हैं, इत्यादि इत्यादि। एक जो इंपॉर्टेंट चीज है वो मैं इसलिए आपके साथ शेयर कर लूं कि स्टालिन ने जो मुझे जो सबसे बड़ी इनका एक अचीवमेंट बड़ा ये लगता है कि इन्होंने पढ़े लिखे आदमियों को, पीपल हु अंडरस्टैंड फिनेंस, जो लोगों का एक इंटरनेशनल एक्सपोजर है, जिनका मार्केट का एक्सपोजर है, एक ऐसे व्यक्ति को, पलानीवेल त्यागराजन जी को इन्होंने अपना फिनेंस मिनिस्टर बनाया है। ये त्यागराजन जी की मतलब ये आते तो पॉलिटिकल फैमिली से हैं। इनके बाबा चीफ मिनिस्टर भी रहे हैं तमिलनाडु के, उस समय मद्रास बोला जाता था। इनके पास केमिकल इंजीनियरिंग की डिग्री है REC तिरुचिरापल्ली से। अच्छा, ये सब डिग्रियां अवेलेबल हैं। ये कोई हवाई नहीं है कि मैंने कह दिया और आप मानिए, नहीं तो मैं आपको पीटूंगा, आपको डांटूंगा, आपको जेल भेज दूंगा अगर आपने मेरी डिग्री। इनकी सब डिग्रियां हैं। मास्टर्स ये ऑपरेशन रिसर्च और PhD इन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ बफेलो से किया है। और फिर इन्होंने MBA भी MIT स्लोन स्कूल ऑफ मैनेजमेंट, मतलब प्रतिष्ठित स्कूलों से किया। फिर नौकरी की है बहुत साल कॉर्पोरेट में, और अब फाइनेंस मिनिस्टर हैं। इनके इस पद पे रहने से और इनके इस एक्सपीरियंस से तमिलनाडु को बहुत सी चीजें समझने में, और जैसे ये नहीं कहते हैं कि मुझे प्याज का क्या मालूम, मैं प्याज नहीं खाता हूं, इस तरह की बातें ये नहीं करते हैं। ये नहीं कहते हैं कि डॉलर जो है उसका वो नहीं बढ़ा है, रुपया गिर गया है, इस तरह की बातें ये नहीं करते हैं, क्योंकि ही अंडरस्टैंड्स दैट मार्केट। मैं एक चीज और आगे बढ़ने से पहले, क्योंकि विपक्ष के लिए कितना आवश्यक है और अहम है, एक और आपको इसलिए मैं कर दे रहा हूं कि वो थोड़ा आपको समझ में आ जाएगा कि ये क्या है। जो दक्षिण के मूल रूप से 5 जो राज्य हैं, तमिलनाडु, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, केरल और तेलंगाना। हालांकि कुछ लोग विंध्याचल के नीचे के राज्यों की बात करते हैं, लेकिन महाराष्ट्र का एक अपना मिजाज है, वो दक्षिण के राज्य में स्ट्रिक्टली नहीं आएगा। ये दक्षिण के वो 5 राज्य हैं जहां पे MP की सीट अगर हम देखें तो तमिलनाडु में 39, कर्नाटका में 28, आंध्र में 25, केरल में 20, तेलंगाना में 27, कुल 129 सीट आती हैं। इस 129 सीट में जो बीजेपी है उसकी 2 स्टेट में 0 सीट है, आंध्र प्रदेश और केरल में। तमिलनाडु में 1 सीट है, तेलंगाना में 4 सीट हैं, और कर्नाटका में 25 सीट हैं। तो 129 में 30 सीटें हैं। इस बार ऐसा लग रहा है और कि कर्नाटका, और ये कर्नाटका को छोड़ के, क्योंकि कर्नाटका को अलग बार बार मैं कर रहा हूं, इनका कहीं कोई फुटहोल्ड नहीं है बीजेपी का, ना बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है। उम्मीद ये की जा रही है कि इस बार कर्नाटका में भी जो बीजेपी की 25 सीटें हैं और जो वर्चस्व है वो कम होने की संभावना है। 20 पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर वहां पहुंचे हैं और वो आपस में इस सोशल जस्टिस फ्रंट को, और जब वहां एक साथ बैठ रहे हैं तो एक
वो एजेंडा हो चाहे ना हो, वो विपक्षी एकता की बात तो अपने आप ही निकल के आ जाएगी। जो मुख्य रूप से इसमें आए, उन्होंने सारे लोगों को, स्टालिन का वो स्टेचर है कि इनको एक तो पर्सनल लेवल पे बहुत अच्छा रेपो रखते हैं, इनके यहाँ सबको बुलाया है, सीताराम येचुरी साहब, डी राजा साहब, मतलब ये सीपीआई सीपीएम सबको बैलेंस कर रहे हैं। अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव जी, जैसा कहा जा रहा है कि शायद बिहार के मुख्यमंत्री के रिप्रेजेंटेटिव के रूप में आए हैं एज डिप्टी चीफ मिनिस्टर। पार्टी की तरफ से, आरजेडी की तरफ से मनोज झा साहब शायद आ रहे हैं। हेमंत सोरेन साहब आए हैं झारखंड से। संजय सिंह साहब हैं ऑल इंडिया, माफ कीजिएगा, आम आदमी पार्टी से। डेरेक ओब्रायन हैं ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस से। छगन भुजबल साहब हैं एनसीपी से। फारूक अब्दुल्ला साहब हैं, फिर मोहम्मद बशीर हैं आईयूएमएल वाले, फिर टीआरएस के यहाँ से उनके रिप्रेजेंटेटिव हैं, और कांग्रेस की तरफ से अशोक गहलोत साहब हैं। ये सारे लोग आ रहे हैं और इस पे चर्चा भी कर रहे हैं। मुझे दो चीजें लगती हैं कि जहां तक ओबीसी और बैकवर्ड की बात है, उसकी लीडरशिप तो साउथ में ही है, क्योंकि ये बार बार अभी जो बार बार एक नया नैरेटिव गढ़ने की कोशिश बीजेपी कर रही है कि वो मोदी को गाली दी, और मोदी जो जात को गाली दी, जो ओबीसी में आता है। मोदी ओबीसी में बहुत जगह नहीं भी आता है, ये पैसे वाले लोग होते हैं, और जो राहुल गांधी से उसको लेके लोग चाह रहे हैं कि ओबीसी में डंट लगाएं। लेकिन जो ये सारी साउथ की ये स्टेट हैं, इन पे एक छाप है बैकवर्ड उसकी, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं ओबीसी और बैकवर्ड की। और इसका एक मूल कारण यह है कि पेरियार का एक लंबा आंदोलन इस वंचित वर्ग के लिए, इस दलित वर्ग के लिए दक्षिण के राज्यों में चला है। एक काम और ये कर रहे हैं स्टालिन, ये जब ये द्रविड़न यूनिटी की बात कर रहे हैं, ये टोटल द्रविड़न यूनिटी की जब बात कर रहे हैं, तो इनके पास आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, इनके लोगों को भी कहीं ना कहीं लग रहा है कि हम सब लोग एक ही नाव पे सवार हैं। और ये जो केरल के हमारे चीफ मिनिस्टर हैं पिनराई विजयन साहब, उनके लिए तो ये वहां जाके कह दिए थे कि भाई हमारी एक आत्मा और दो शरीर हैं, इस तरह की बातें की हैं। और वहां पे एक चीज और बता दें, इन्होंने मलयालम में स्पीच दी थी, और इन्होंने पूरा मतलब मलयाली लोगों को भी सांकेतिक रूप से अपने साथ करने की कोशिश की थी। एक चीज और स्टालिन के बारे में समझ लीजिए कि वो कांग्रेस के साथ बिल्कुल स्ट्रांगली कांग्रेस के साथ अलाइंड है, उसमें कहीं कोई वो नहीं है। जब भारत जोड़ो यात्रा शुरू हुई थी तो ये रामेश्वरम गए, वहां से इन्होंने सी ऑफ किया, पैदल भी चले राहुल गांधी के साथ। तो और ये शुरू से एक चीज बार बार ये कह रहे हैं कि देयर इज नो नीड ऑफ थर्ड फ्रंट की कोई जरूरत नहीं है। और आज एक चीज कुछ लोग और ये कह रहे थे, ऐसा जनरली ये मानना था कि भाई राहुल गांधी भी आते तो अच्छा था, लेकिन कुछ कांग्रेस के रणनीतिकारों का और स्टालिन के यहां से भी इस तरह की खबरें आ रही हैं कि राहुल गांधी या प्रियंका गांधी को जानबूझ करके इस मीटिंग उसमें नहीं आने की बात है। उसका कारण यह है कि जैसे ही राहुल गांधी या प्रियंका गांधी यहां आते तो वो मीटिंग गांधी सेंट्रिक हो जाती, बनिस्पत उसमें जो ये सोशल जस्टिस की बात है वो दब जाती। क्योंकि आज सोशल जस्टिस का नेतृत्व कौन करेगा, उस वर्ग का नेतृत्व कौन करेगा, इसकी एक बड़ी लड़ाई है, क्योंकि लाइमलाइट शिफ्ट हो जाती। और एक चीज और समझ लें, जो मुझे लग रहा है कि कर्नाटक को छोड़ के साउथ में इस समय कहीं चुनाव नहीं है 2024 के इलेक्शन तक। तो ये जो ऑपोजिशन यूनिटी की बात और ये सब है, जिसको एक बोलते हैं ना कि आपका पीक कर रहे होते हैं आप अपना परफॉर्मेंस, एक समय ऐसा आता है जब धीरे 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 ऊपर चलता रहता है और फिर लगता है कि इस समय आपका टॉप परफॉर्मेंस है, तो वो शायद पीक कर रहे हैं। और मुझे एक चीज और है, ये जो बीजेपी की तरफ से कोशिश की जा रही है ना, आप ये देख लीजिए कि दंगे कहां हुए। अभी रामनवमी के समय दंगे कहां किए गए? दंगे उन 3 स्टेट में हुए जहां पे बीजेपी को बुरी तरह से चुनाव हारने का, मतलब उसके पास अच्छी सीटें थी, उसके पास ज्यादा सीटें थी, और अब ऐसा लग रहा है कि उनके पास वो सीटें उनके पास नहीं रहेंगी। मुख्य रूप से रामनवमी के जो दंगे हुए वो बिहार, बंगाल और महाराष्ट्र में हुए, इन 3 स्टेट में सबसे ज्यादा।
और ये मानी हुई बात है कि महाराष्ट्र, बिहार और बंगाल में बीजेपी के लिए लड़ाई बहुत टफ है 2024 की। आपने अभी देखा कि किस तरह से कुछ कुछ इस देश की अदालतें चल रही हैं। मलियाना वाला जो हुआ था, हाशिमपुरा केस हुआ, उसमें कुछ 30-40 लोग मारे गए। मलियाना में करीब 70-75 लोग मारे गए। और आज करीब 36 साल मुकदमा चलने के बाद जो 39 आरोपी थे, दोषी थे, उनको दोषमुक्त कर दिया गया, ये कह के कि उनके लिए पर्याप्त सबूत नहीं मिल पाए। सबूत नहीं मिलने के वो अलग अलग कारण हैं, लोग कह रहे हैं कि इन कारणों से नहीं मिले, मैं उस पर भी नहीं जा रहा हूं। एक और इंपॉर्टेंट बात इसलिए इस समय ये समझने की जरूरत है कि देश एक ऐसे दौर से गुजर रहा है जहां ललित मोदी जो इस देश से भागे हुए हैं, चोर की तरह आ नहीं सकते हैं, वो भी अब मानहानि कह रहे हैं। मैं मानहानि का मुकदमा करूंगा, लंदन में करूंगा और कहां करूंगा। मतलब सूप बोले तो बोले, छलनियों बोले जिसमें 72 छेद। ललित मोदी का यह मुंह है इस देश में कि वो मानहानि का मुकदमा करेंगे। ठीक है भाई। दूसरा एक चीज यह है कि ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि शायद 2024 का चुनाव और इस समय जो देश की वर्तमान पॉलिटिकल स्थिति है उसमें स्टालिन की ये जो मीटिंग द्वारा आहूत ये मीटिंग इंपॉर्टेंट रखती है, क्योंकि एक तरफ तो सुप्रीम कोर्ट हेट स्पीच के लिए सरकार को, स्टेट को इम्पोर्टेंट कह रहा है, और क्योंकि उसका कहना यह है कि इन सब चीजों के बाद भी आपको कहीं लग रहा है कि कोई असर हो रहा है स्टेट के ऊपर। अमित शाह साहब जा रहे हैं जो भाषा का प्रयोग कर रहे हैं कि उल्टा लटकवा देंगे, कि अगर कोई दंगा करेगा तो दंगा करने वालों को उल्टा लटकवा देंगे। लेकिन इस देश में जो सबसे ज्यादा दो दंगे नहीं हुए, जो हत्याएं हुई, वो एक 84 में सिख रॉयट्स जिसको बोला जाता है, लेकिन वो 2-3 दिन बाद कंटेन हो गया था, और दूसरा गोधरा में हुआ जो कई दिनों तक चलता रहा है, जिसको स्टेट स्पॉन्सर्ड बोला जाता है। और उसकी जांच भी कई बार हुई है, उसमें भी मुकदमे चूंकि आरोप सिद्ध नहीं हुए इसलिए बहुत से लोग छूट गए हैं। इन सारी चीजों के बीच में एक चीज इंपॉर्टेंट है कि अडानी को आप कब तक कवर करेंगे, ये बीजेपी के रेफरेंस में है, क्योंकि देर सबेर विपक्ष की सारी पार्टियों को यह समझ में आता जा रहा है कि सारा जो अगर देश के लिए अडानी जितने नुकसानदेह हैं उतना कोई नहीं, क्योंकि अडानी महंगाई का मुद्दा अडानी के कारण है, बेरोजगारी का मुद्दा अडानी के कारण है, इस देश की जो संपत्तियां बेची जा रही हैं वो अडानी के कारण है, और कोई रोक टोक करने वाला नहीं है। अडानी जिस चीज पे, या जिसको तो आप केजरीवाल साहब कहते हैं वो अडानी का पैसा ही नहीं, वो तो किसी नेताजी का पैसा है, और वो इसलिए अडानी तो सिर्फ एक बीच में एक साधन है जिनके द्वारा ये पैसा इकट्ठा किया जा रहा है, इस पैसा बनाया जा रहा है, जो खुलेआम डंके की चोट पे अरविंद केजरीवाल इस बात को कह रहे हैं। लेकिन अडानी को आप कब तक कवर करेंगे, क्योंकि अडानी पे सरकार एक भी शब्द बोलने को तैयार नहीं है। हालांकि मैं अभी कुछ देख रहा था, किसी का बयान आ रहा था कि साहब अडानी जी पे वो वो कह रहे थे बहुत उससे कि राहुल गांधी ने 40 मिनट का भाषण दिया, 46 मिनट का भाषण दिया लोकसभा में, और एक बार भी क्या उन्होंने जेपीसी की मांग की? अरे पूरा ऑपोजिशन जेपीसी की मांग कर रहा है, रोज वो नहीं चल रहा, वो कह रहे हैं उसको छोड़ के वो राहुल गांधी की बात कर रहे हैं। और एक और इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जो बीजेपी अपने हिसाब से सक्सेसफुल हो जाती है उन चीजों को, बीजेपी अपने रूप में, लेकिन जो समस्याएं हैं उससे वो सॉल्व नहीं होती हैं। आप ठीक है, आप लोगों को कोई दूसरी समस्या सामने लाके कोई वो करके फुसला तो सकते हैं, लेकिन समस्या तो समस्या रहेगी। किरण पटेल जम्मू कश्मीर जैसे संवेदनशील बॉर्डर स्टेट में घूम घूम के जो काम कर रहे थे एज Z+ सिक्योरिटी, उसका आप आंसर नहीं देंगे क्योंकि वो आपके गृह प्रदेश से आते हैं, आपको लगता है कि उसके आंसर देने में बहुत से लोग बेनकाब होंगे, लेकिन वो समस्या तो अपनी जगह है। आप चीन की बात नहीं करेंगे क्योंकि आप कहेंगे कि चीन पे हम कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन न बोलने से क्या समस्या खत्म हो जाएगी? मेरे हिसाब से स्टालिन जी का जो ये अभी काम कर रहे हैं, ये विपक्ष की राजनीति को एक जगह करने में, एक प्लेटफॉर्म पे आने पे में ज़्यादा आसान होगा,
क्योंकि अब सभी लोग ये बार बार कह रहे हैं, कल एक अगर आप देखें तो शशि थरूर का स्टेटमेंट भी आया है कि भाई हम विपक्ष की तो बात कह ही रहे हैं, जिसका जहां कैंडिडेट स्ट्रांग हो बीजेपी के अगेंस्ट, वो वहां पे इलेक्शन लड़े। इस तरह का एक फॉर्मूला बन जाना चाहिए, ये शशि थरूर भी कह रहे हैं। उधर हमारे यहाँ जो पक्ष है वो सारी जो गाली गलौज वो करता है, अब वो कह रहा है कि हमें गाली दी जा रही है। ये भी एक विचित्र सी बात है। पहले खूब गाली दो और फिर दूसरे से कहो कि गाली हमें दी जा रही है। पहले कहो कि ये मेरी डिग्री है, मेरी डिग्री देखिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके डिग्री दिखाओ, और जब डिग्री की बात आए तो मतलब शायद अकेली यूनिवर्सिटी हिंदुस्तान में क्या दुनिया में होगी, गुजरात यूनिवर्सिटी, जो अपने एल्मामेट, अब अपने एल्मनाई को ये की डिग्री मतलब छुपा रही है। ज्यादातर लोग डिस्प्ले करते हैं ना, मेरे यहां से निकला, लखनऊ यूनिवर्सिटी से मैं पढ़ा हूं, वहां पे एक बड़ा फंक्शन होता है, पुराने एल्मनाइज को बुलाया जाता है, उनको सम्मानित किया जाता है, और हर साल ये फंक्शन होता है। हमारे कुछ नेता अगर अपनी अपनी यूनिवर्सिटी से कहीं से अगर पास आउट हुए हैं तो वो क्यों नहीं आके ये क्यों नहीं सम्मानित करती है, ये भी एक पूछने वाला विषय है। लेकिन इन सारे उसमें स्टैलिन की तरफ से एक मैच्योर पॉलिटिशियन, जिसको एक आने वाले समय में देश की चिंता है, जिसको इस राष्ट्र के स्ट्रक्चर की चिंता है, उनकी तरफ से ये एक सराहनीय कदम है। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।